बस एक बार हाँ कह दो प्राची, कुछ ही घंटों की बात है, फिर सब वैसे का वैसा हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि यह सब करने से तुम्हें कोई मानसिक या शारीरिक क्षति नहीं पहुंचेगी। शुभ की बातें प्राची के कानों तक तो पहुंच रही थी, परंतु शायद दिल तक नहीं पहुंच पा रही थी, या वह उन्हें अपने दिल से लगाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपनी जिंदगी के नाटक का इतना अहम किरदार निभा सके। नहीं शुभ, यह सब मुझसे नहीं होगा। सॉरी, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती थी, परंतु मैं मजबूर हूँ। एक बार, बस एक बार जरा दिव्य की हालत के बारे में तो सोचो। तुम्हारा यह कदम उसके थोड़े बचे जीवन में कुछ खुशियां ले आएगा। प्राची ने शुभ की बात को सुनी अनसुनी करने का दिखावा तो किया, पर उसका मन दिव्य के बारे में ही सोच रहा था। उसने सोचा, रात दिन दिव्य की हालात के बारे में ही तो सोचती रहती हूँ, भला उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर यह सब मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी भावनाओं से अब और खिलवाड़ नहीं कर सकती। प्राची को चुप देखकर शुभ निराश मन से वहां से चली गई और प्राची फिर से यादों की गहरी धुन में खो गई। वह दिव्य से पहली बार एक मॉल में मिली थी, जब वे दोनों एक लिफ्ट में अकेले थे और लिफ्ट अटक गई थी। प्राची को छोटी वह बंद जगह में फंसने से घबराहट होने की प्रॉब्लम थी और वह लिफ्ट के रुकते ही जोर जोर से चीखने लगी थी। तब दिव्या उसकी यह हालत देखकर घबरा गया था और उसे संभालने में लग भी गया था। खैर, लिफ्ट ने तो कुछ देर बाद काम करना शुरू कर दिया था, परंतु इस घटना ने दिव्या और प्राची को प्यार के बंधन में बांध दिया था। इस मुलाकात के बाद बातचीत और मिलने जुलने का सिलसिला चल निकला और कुछ ही दिनों के बाद दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। प्राची अक्सर दिव्य के घर भी आती जाती रहती थी और दिव्य के माता पिता और उसकी बहन शुभ से भी उसकी अच्छी पड़ती थी। इसी बीच मौका पाकर एक दिन दिव्या ने अपने मन की बात सबको कह दी, मैं प्राची के साथ शादी करना चाहता हूँ। किसी ने भी दिव्या की इस बात का विरोध नहीं किया था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि एक दिन अचानक उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। माँ, आज भी मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, लगता है अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, दिव्या ने कहा और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। काफी इलाज के बाद भी जब पेट दर्द का यह सिलसिला 1-2 महीने तक लगातार चलता रहा, तो कुछ लक्षणों और फिर जांच पड़ताल के आधार पर एक दिन डॉक्टर ने कह ही दिया, आई एम सॉरी, इन्हें अमावस्या का कैंसर है और वह भी अंतिम स्टेज का। अब इनके पास बहुत कम वक्त बचा है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। डॉक्टर के इस ऐलान के साथ ही प्राची और दिव्य के प्रेम का अंकुर फलने फूलने से पहले ही बिखरता दिखाई देने लगा। आंसुओं की अविरल धारा और खामोशी, जब भी दोनों मिलते तो यही मंजर होता। सब खत्म हो गया प्राची, अब तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए। एक दिन दिव्य ने प्राची को कह दिया, नहीं दिव्य, यदि वह आना चाहती है तो उसे आने दो। शुभ ने उसे टोकते हुए कहा, जितना जीवन बचा है उसे तो जी लो, वरना जीते जी मर जाओगे। मैं चाहती हूँ इन 6 महीनों में तुम वह सब करो जो तुम करना चाहते हो। जानते हो ऐसा करने से तुम्हें हर पल मौत का डर नहीं सताएगा। हो सके तो इस दुख की घड़ी में भी तुम स्वयं को इतना खुश मिजाज और व्यस्त कर लो कि मौत भी तुम तक आने से पहले एक बार धोखा खा जाए कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई। जब तक जिंदगी है भरपूर जी लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम वादा करते हैं कि हम तब भी तुम्हें तुम्हारी बीमारी की गंभीरता का एहसास तक नहीं होने देंगे। बहन के इस ऐलान के बाद उनके घर का वातावरण आश्चर्यजनक रूप से बदल गया।
मातम का स्थान खुशी ने ले लिया। ये सब मिलकर छोटी से छोटी खुशी को भी शानदार तरीके से मनाते थे। वह चाहे किसी का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या फिर कोई त्योहार, घर में सदा धूमधाम रहती थी। एक दिन शुभ ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी इच्छा थी कि आप दिव्य की शादी धूमधाम से करें। दिव्या आपका इकलौता बेटा है। मुझे लगता है कि आपको अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लेनी चाहिए। माँ उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, देख शुभ, बाकी सब तो तू कर रही है, वह तो ठीक है, पर शादी नहीं। ऐसी अवस्था में दिव्य की शादी करना असंभव तो है ही, अनुचित भी है। फिर ऐसी अवस्था में कौन करेगा उससे शादी? दिव्य भी ऐसा नहीं करना चाहेगी। फिर धूमधाम से शादी के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सारा पैसा तो दिव्य के इलाज में ही खर्च हो गया है। माँ, मैंने कई बार दिव्य और प्राची को शादी के सपने संजोते देखा है। मैं नहीं चाहती भाई यह तमन्ना लिए ही दुनिया से चला जाए। मैं उसे शादी के लिए मना लूंगी। फिर यह शादी कौन सी असली शादी होगी? यह तो सिर्फ खुशियां मनाने का एक बहाना मात्र है। बस आप इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं कल ही प्राची के घर जाती हूँ। मुझे लगता है कि वह मान भी जाएगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। रही पैसों की बात, उनका इंतजाम भी हो जाएगा। मैं सभी रिश्तेदारों और मित्रों की मदद से पैसा जुटा लूंगी। कहकर शुभ ने प्राची को फोन किया कि वह उससे मिलना चाहती है। और आज जब प्राची ने शुभ के सामने यह प्रस्ताव रखा, तो प्राची के जवाब ने शुभ को निराश कर दिया। परंतु शुभ ने निराश होना नहीं सीखा। मैं दिव्य की शादी धूमधाम से करवाऊंगी और वह सारी खुशियां मनवाऊंगी जो एक बहन अपने भाई की शादी में मनाती है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। शुभ अपने इरादे पर अडिग थी। घर आते ही दिव्या ने शुभ से पूछा, क्या हुआ प्राची, मान गई क्या? हाँ मान गई, क्यों नहीं मानेगी? वह तुमसे प्रेम करती है। शुभ की बात सुनकर दिव्य के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई, जो शुभ के इरादे को और भी मजबूत कर गई थी। शुभ ने दिव्य की शादी के आयोजन की इच्छा और इसके लिए आर्थिक मदद की जरूरत की सूचना सभी सोशल साइट्स पर पोस्ट कर दी। और इस पोस्ट का यह असर हुआ कि जल्द ही उसके पास शादी की तैयारियों के लिए पैसा जमा हो गया। घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से हो गई। दुल्हन के लिए कपड़ों और गहनों का भी चुनाव हो गया। मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था, घर की साज सजावट सब ठीक उसी प्रकार होने लगा जैसा शादी वाले दिन होना चाहिए था। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। घर में सब खुश थे। बस एक शुभ ही चिंता में डूबा हुआ था कि दुल्हन कहाँ से आएगी। उसने सब से झूठ ही कह दिया था कि प्राची और उसके घर वाले इस नाटकीय विवाह के लिए राजी हैं। पर अब क्या होगा, यह सोच सोच कर शुभ बहुत परेशान थी। मैं एक बार फिर प्राची से रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद वह मान जाए। सोच कर शुभ फिर प्राची के घर पहुंची। बेटी, हम तुम्हारे मनोभावों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हम तुम्हें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। पर प्राची को मनाना हमारे बस की बात नहीं। हमें लगता है कि दिव्य के अंतिम क्षणों में उसे मौत के मुंह में जाते हुए मुस्कुराते हुए वह नहीं देख पाएगी। शायद इसलिए वह तैयार नहीं है। वह बहुत संवेदनशील है। प्राची की माँ ने शुभ को समझाते हुए कहा। पर दिव्य, उसका क्या दोष है जो प्रकृति ने उसे इतनी बड़ी सजा दी है? यदि वह इतना सहन कर सकता है तो क्या प्राची थोड़ा भी नहीं? शुभ बिफर पड़ी। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। प्राची का दर्द भी दिव्य से कम नहीं है। वह भी बहुत सहन कर रही है। दिव्य तो इस संसार छोड़कर चला जाएगा और उसके साथ साथ उसके दुख भी। परंतु प्राची को तो इस दुख के साथ सारी उम्र जीना है। उसकी हालात तो दिव्य से भी ज्यादा दयनीय है। ऐसी स्थिति में
हम उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते हैं। फिर हमें समाज का भी ख्याल रखना है। शादी और उसके तुरंत बाद ही दिव्य की मृत्यु, वैधव्य की छाप भी तो लग जाएगी प्राची पर। किस किस को समझाएंगी कि यह एक नाटक था। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। प्राची की माँ ने शुभ को समझाने की पूरी कोशिश की। उस दिन पहली बार शुभ को दिव्य से भी ज्यादा प्राची पर तरस आया, लेकिन यह उसकी समस्या का समाधान नहीं था। तभी उसके तेज दिमाग ने एक हल निकाल ही लिया। वह बोले, आंटी जी, बीमारी की वजह से इन दिनों दिव्य को कम दिखाई देने लगा है। ऐसे में हम प्राची की जगह उससे मिलती जुलती किसी अन्य लड़की को भी दुल्हन बना सकते हैं। दिव्य को यह एहसास भी नहीं होगा कि दुल्हन प्राची नहीं है बल्कि कोई और है। यदि आपकी नजर में ऐसी कोई लड़की हो तो बताइए। हाँ, है प्राची की एक सहेली ईशा, बिल्कुल प्राची जैसी दिखती है। वह अक्सर नाटकों में भी भाग लेती रहती है। पैसों की खातिर वह इस काम के लिए तैयार भी हो जाएगी, पर ध्यान रहे शादी की रस्में पूरी नहीं अदा की जानी चाहिए, वरना उसे भी आपत्ति हो सकती है। आप बेफिक्र रहिए आंटी जी, सब वैसा ही होगा जैसा फिल्मों में होता है, केवल दिखावा, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। और दिव्य भी ऐसी हालत में नहीं है कि वह सभी रस्में निभाने के लिए अधिक समय तक पंडाल में बैठ ही सके। शादी का दिन आ पहुंचा। विवाह की सभी रस्में घर के पास ही एक गार्डन में होनी थी। दिव्य दूल्हा बनकर तैयार था और अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक गाड़ी वहां पर आकर रुकी। गाड़ी में से प्राची का परिवार और दुल्हन का वेश धारण किए हुए एक लड़की उतरी। हंसी खुशी शादी की सारी रस्में निभाई जाने लगी। दिव्य बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह कुछ ही दिनों का मेहमान है। यही तो शुभ चाहती थी। अब दूल्हा दुल्हन फेरे लेने लगे और फिर दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा। जब पंडित ने कहा तो शुभ और प्राची के माता पिता चौकन्ने हो गए। वे समझ गए कि अब वह समय आ गया है जब लड़की को यहाँ से ले जाना चाहिए, वरना अनर्थ हो सकता है। और वे बोले, पंडित जी, दुल्हन का जी घबरा रहा है, पहले वह थोड़ी देर आराम कर ले, फिर रस्में निभा ली जाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहकर उन्होंने दुल्हन, जो कि छोटा सा घूंघट ओढ़े हुए थी, को अंदर चलने का इशारा किया। नहीं पंडित जी, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि रस्में न निभाई जाए, दुल्हन ने घूंघट उठाते हुए कहा। तो शुभ के साथ साथ प्राची के माता पिता भी चौंक उठे, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं, प्राची ही थी। शायद जब ईशा को प्राची की जगह दुल्हन बनाने का फैसले का पता चला होगा, तभी प्राची ने उसकी जगह स्वयं दुल्हन बनने का निर्णय लिया होगा। क्योंकि चाहे नाटक में ही दिव्य की दुल्हन बनने का अधिकार वह किसी और को दे, उसके दिल को मंजूर नहीं होगा। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि उसके होठों पर मुस्कान थी। अपना सारा दर्द समेट कर वह दिव्य के क्षणिक खुशियों की भागीदारिणी बन गई थी। उसे देखकर शुभ की आंखों में खुशी और दुख के मिश्रित आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर प्राची को गले से लगा लिया। यह देखकर दिव्य के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान पहले किसी ने उसके चेहरे पर नहीं देखी थी, परंतु शायद वह उसकी आखिरी मुस्कान थी, क्योंकि उसका कमजोर शरीर इतना श्रम और खुशी नहीं झेल पाया और वह वही मंडप में ही बेहोश हो गया। दिव्य को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां उसे तुरंत आईसीयू में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद दिव्य नहीं रहा, परंतु जाते समय उसके होठों पर मुस्कान थी। प्राची का यह अप्रत्याशित निर्णय दिव्य और उसके परिवार वालों के लिए वरदान से कम नहीं था। वे शायद जिंदगी भर उसके इस एहसान को चुका न पाए। प्राची के भावी जीवन को संवारना अब उनकी भी जिम्मेदारी
ठीक, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।